आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जेएनयू तलबा गुज़िश्ता कई दिनों से हॉस्टल और मेस का किराया बढ़ाने के साथ साथ हॉस्टल के कवानीन सख्त किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनकी यह तहरीक आज उस वक्त रंग लाई जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बढ़ी हुई फीस वापस लेने का फैसला किया। लगातार बढ़ रहे एहतजाजी मुजाहरे के पेश नजर जेएनयू इंतजामिया ने बढ़ी हुई फीस वापस लेने का कदम उठाया है। साथ ही माशी तौर से कमजोर तलबा की मदद के लिए मंसूबा शुरू करने की तजवीज भी पेश की है। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि इंतजामिया का नए मैनुअल का क्या रुख है। दरअसल तलबा की असल लड़ाई नए जाब्तों को लेकर है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैंपस में न्यू हॉस्टल मैनुअल को नाफिज करना चाहता है, जबकि तलबा पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। बढ़ी हुई फीस वापस लेने के बाद क्या इंतजामिया नए मैनुअल को भी वापस लेगा, इसका भी एक तरह से इंतजार है। क्या कुछ अब इसका रुख होगा, इसे भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट देखिए। कई रोज से जारी जेएनयू तलबा का एहतजाज आखिरकार रंग लाया। हॉस्टल फीस इजाफे को एचआरडी मिनिस्ट्री ने वापस ले लिया है और वजारत ने कहा है कि वो गरीब और नादार तलबा के साथ है। लेकिन जेएनयू में नए मैनुअल को लेकर तलबा में अभी भी नाराजगी है। तलबा नए मैनुअल को यूनिवर्सिटी के दैरीना रिवायात के खिलाफ मानते हैं। यही वजह है कि तलबा इसकी जबरदस्त तरीके से मुखालफत कर रहे हैं। पीर के रोज कैंपस में तलबा ने जबरदस्त एहतजाज किया था। कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया था। खैर, तलबा फीस में इजाफे के ऐलान को वापस करने पर खुश हैं और इसे तलबा बिरादरी की जीत बता रहे हैं। फी हाइक जो हमारा हुआ था वो वापस ले लिया गया है। इस वजह से सबसे पहले तो हम यूजीसी और एमएचआरडी को थैंक यू, और इसके साथ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी फीस हाइक को वापस कराने में मदद करी है। हमारी मांगे पूरी हो चुकी है। यूजीसी ने हमारा जो भी फंड कट हुआ था जेएनयू का, उससे भी रिटर्न कर दिया है, ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने। और जो भी हमारी फी बढ़ाई गई थी वो वापस रोल बैक हो चुका है। ये सभी छात्रों की जीत है, जेएनयू की जीत है। जो जेएनयू में जो लोग जिनके जो सपने देख के आते हैं, ये उनकी जीत है। हमारी मांग जो थी, उस मांग पे इन्होंने आश्वासन दिया है और ये केवल हमारी एक स्टूडेंट की जीत नहीं, ये जेएनयू के आम 8,000 छात्रों की जीत है। जेएनयू के तलबा ने हॉस्टल की नई गाइडलाइन को वापस लेने का भी मुतालबा किया है। तलबा का इल्जाम है कि नई गाइडलाइन जेएनयू की रिवायत के खिलाफ है। हॉस्टल से मुतालिक जाब्तों में की जा रही तब्दीली से तलबा में अभी भी शदीद नाराजगी है। जाहिर है कि तालीम के मंदिर में इस तरह के हंगामे और एहतजाज से तलबा की तालीम पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के हालात के लिए किसे जिम्मेदार गर्दाना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो लगातार हंगामा चल रहा था जेएनयू में, लेकिन दूसरी तरफ जो इंतजामिया था वो भी मीटिंग कर रहा था, क्योंकि तलबा में एक तरह से बहुत ज्यादा नाराजगी थी। आज जो फी स्ट्रक्चर था, जो फीस बढ़ाने की बात चल रही थी, उसे एक तरह से एचआरडी मिनिस्ट्री ने वापस ले लिया और कहीं ना कहीं तलबा इसे अपनी जीत एक तरह से बता रहे हैं। और तलबा का यही कहना है कि उन्होंने जो जमकर एहतजाज किया था, एक आवाज उठाई थी सब ने मिलकर, कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज है एक तरह से तलबा की जीत हुई है कि उस फीस को वापस ले लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो नए कवानीन, नए जाब्तों को नाफिज करने की बात चल रही है, क्या इसमें भी कुछ कमियां आएंगी? क्या इसका भी कुछ रुख बदलेगा? अभी भी इंतजामिया लगातार मीटिंग कर रहा है और बातचीत हो रही है, क्योंकि तलबा में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। फीस का जो फैसला है वो एक तरह से वापस लिया गया है, लेकिन जो मैनुअल को लेकर जो बात चल रही थी, नया मैनुअल जो एक तरह से नाफिज करने की बात चल रही थी, उस पर तलबा को कहीं ना कहीं नाराजगी है। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि आखिर जेएनयू में इस तरह के हालात बार बार आखिर क्यों बन जाते हैं, या इस तरह के अगर हालात बनते हैं
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, या इस बार जो हालात बने हैं ये अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कुछ सालों में जो हालात और एहतजाज और प्रोटेस्ट होते रहे उससे बहुत एक तरह से मुख्तलिफ है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जो हालात इस तरह के बने, तलबा के तालीम बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, तलबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, कैंपस मुतासिर हुआ, तो आखिर इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अमित सिंह जी, जेएनयू के ओल्ड बॉय भी आप रह चुके हैं, आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मशकूर अहमद उस्मानी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जांगिड़ सेक्रेटरी हैं एबीवीपी जेएनयू के, आप भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अतहर फारूकी साहब जो कि डायरेक्टर हैं अंजुमन तरक्की उर्दू के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतहर फारूकी साहब साहित्य अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं और इसके अलावा कई इंग्लिश बुक्स के आप मुसन्निफ भी हैं, राइटर भी हैं। अतहर फारूकी साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है, जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर अमित सिंह जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अमित जी, जो हालात जेएनयू कैंपस में लगातार इस तरह के हालात बन जाते हैं, लेकिन इस बार जो हालात बने ये बहुत हद तक एक तरह से मुख्तलिफ थे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो तलबा ने आवाज उठाई और फीस स्ट्रक्चर, जो फीस हाइक की जा रही थी, फीस बढ़ाने की बात चल रही थी, उसे एक तरह से वापस ले लिया गया, क्या वाकई में यहां पर जो स्टूडेंट हैं उनकी एक तरह से जीत हुई है? छात्रों की जीत है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से जेएनयू में फ़ीस हाइक को लेके अपना प्रदर्शन कर रहे थे और लगभग पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जेएनयू में कोई क्लास नहीं हो रही थी और प्रशासन को भी इन्होंने बांध के रखा हुआ था कि आपको हमारी डिमांड माननी ही पड़ेगी। और आज 2 दिन पहले ही जब जेएनयू का कॉन्वोकेशन था, वहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर आए थे और जेएनयू एसयू के जो नेता हैं वो मिले थे और उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम एचआरडी मिनिस्टर को दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके इश्यूज को सॉल्व करेंगे और जल्दी ही कोई ना कोई फैसला आएगा। और आज इसी सिलसिले में एबीवीपी ने यूजीसी पर धरना दिया और उस धरने का नतीजा ये निकला कि यूजीसी के माध्यम से ही ऐसा ट्वीट आता है कि हम लोग जो जेएनयू को हम लोग जो फंड दे रहे थे और स्पेशली कुछ फंड रोका गया था, काटा गया था, वो रिलीज़ कर रहे हैं। और वो जैसे रिलीज़ हुआ तो वाइस चांसलर के माध्यम से भी इस बात को पुष्ट किया गया कि हाँ वो लोग फंड रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम जो फीस है उसको पार्शली रोल बैक करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि अभी 2 घंटा पहले ही जेएनयू ने प्रेस रिलीज जारी की है और जो हॉस्टल मैनुअल को लेके जो छात्रों की नाराजगियां थी कि रात के 11 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा या डाइनिंग हॉल में ड्रेस कोड की बात थी, तो अब उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि उस पर भी प्रशासन ने कई बार सफाई दी थी कि ये कोड आज हमने नए नहीं बनाए हैं, बल्कि पिछले कई सालों से जेएनयू में चलते आ रहे हैं। मैंने भी जेएनयू से पीएचडी किया है, तो इस तरह के नियम पहले भी थे। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि वर्तमान प्रशासन ने थोड़ा प्रोग्रेसिव होते हुए नाइट कर्फ्यू और डाइनिंग हॉल में ड्रेस कोड जैसे चीज़ों को विड्रॉ कर लिया है, तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर मनोज भट्ट जी, जेएनयू एलुमनाई आप भी हैं, ओल्ड बॉय हैं जेएनयू के। इसके अलावा मनोज भट्ट साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के और इसके अलावा आप एसोसिएट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर हैं दून यूनिवर्सिटी के। मनोज भट्ट साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मनीष जांगिड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। मनीष जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से पहले फीस बढ़ाने की जो बात की गई थी, हाइक की बात की गई थी, उसे वापस लिया गया, अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस रिलीज किया गया है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उसमें जो हॉस्टल मैनुअल से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी उन्हें एक तरह से वापस ले लिया गया। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट की जो ताकत है, स्टूडेंट ने जो लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उसी का नतीजा है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से झुकना पड़ा? इस प्रकार से जो मुद्दा कैंपस में उठा 28 तारीख से आप देखेंगे कि जो छात्र हैं अपनी
विचारधाराओं से परे हटकर एक स्टूडेंट यूनिटी बनाए हुए हैं। प्रशासन के लोग कई बार इस छात्रों की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की है, परंतु छात्रों ने लगातार अपनी विचारधाराओं से परे हटके इस रोल बैक फी हाइक का नारा लेते हुए आगे बढ़ते गए हैं। आज के इस दौर में जब रोटी, कपड़ा और मकान की बात की जाती है तो शिक्षा की भी उसमें चौथा पॉइंट कुछ सरकार के लोग इसमें ऐड करते हैं कि शिक्षा भी एक इंसान के लिए जरूरी चीज है। पर हमें यह भी देखना होगा, जिस प्रकार से जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे विश्व में इंडिया से compete करता है सबसे ऊपर टॉप रैंकिंग में, उसी यूनिवर्सिटी में आप जो शिक्षा की सब्सिडी है वो खत्म करने जा रहे हैं। तो जेएनयू के चंद 8000 छात्र जिनकी वजह से आप पूरे विश्व में वाहवाही पाते हैं कि जे इंडिया में भी एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, आप उसकी सब्सिडी क्यों खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल, बात छात्र शिक्षा पे सब्सिडी की नहीं है, बात यह है कि जेएनयू का जिस प्रकार से नाम बदनाम किया जा रहा है। 2 दिन पहले जब ट्विटर पे कुछ लोग मीडिया के साथी शटडाउन जेएनयू का कैंपेन चलाते हैं, तो उनको यह भी जानना होगा कि चंद 20-25 लोगों के लिए जो हमेशा बात करते हैं आजादी की, उसके अलावा हम जैसे लोग भी यहां मौजूद हैं जो वंदे मातरम और भारत माता की जय वहां बोलते हैं और लगातार अपनी पढ़ाई करते हैं, छात्र संघर्षों के लिए लड़ते हैं। जब एक तरफ जेएनयू, कुछ दिन पहले जेएनयू में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिलता है तो पूरे देश को प्राउड होता है। अब ऐसे जेएनयू पर क्यों ऐसा फी हाइक का तमाचा मारा जाता है? आज जो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट के बाद में जो जेएनयू ने प्रेस रिलीज किया है, उससे जेएनयू का छात्र बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जिस क्रम में जो फीस हाइक किया गया है और मीडिया के द्वारा जिस फी हाइक को पूरे देश में दिखाया गया है, उसका मैं यहां से खंडन करता हूं। आपको पूरी जेएनयू की फीस स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, जो आज 1700 रुपए यूटिलिटी चार्जेस, सर्विस चार्जेस, मनीष जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया है और उसमें हॉस्टल मैनुअल की जो बात की गई, कुछ चीजें वापस ली गई, क्या तमाम जो स्टूडेंट की मांगे थी, तमाम मांगे एक तरह से मान ली गई हैं जो डिमांड थी स्टूडेंट की, या फिर कुछ चीजों पर ही कुछ चीजें ही एक तरह से विड्रॉ की गई हैं, वापस ली गई हैं? जो रूम रेंट 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया था, 20 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया था, उसको अभी 10 रुपए से 150 रुपए और 20 रुपए से 300 रुपए पर रखा है। परंतु इनके साथ छात्र नहीं है। जो 1700 रुपए यूटिलिटी चार्जेस थे वो एज इट इज बना हुआ है। उसके लिए एबीवीपी ने आज यूजीसी पे प्रदर्शन किया। जो यूजीसी के सर्कुलर से जो समस्या आई थी, उस समस्या के बाद में यूजीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी रजनीश कुमार से हमारी बात होने के बाद में उन्होंने बोला है कि जेएनयू प्रशासन हमें बजट बना के दे, हम उस फंड को तुरंत रिलीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एबीवीपी की एक जीत है। अब हमारी लड़ाई जाती है प्रशासन की तरफ, प्रशासन अपनी बात यूजीसी तक पहुंचाए और जो 1700 रुपए यूटिलिटी चार्जेस हैं, जो पब्लिक और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनका सैलरी यूजीसी देने के लिए तैयार हुआ है। क्योंकि पिछले 15 दिनों से जो प्रशासन के खिलाफ जेएनयू में जेएनयूएसयू के तले, बैनर तले सभी छात्र लड़ रहे थे, उसको एक दिशा नहीं मिल रही थी। एबीवीपी ने बाद में देखा कि जो विश्वविद्यालयों का सबसे ऊंची बॉडी है यूजीसी, जो ग्रांट्स देता है, वहां से हमें ग्रांट रिलीज कराना है। और आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज में जो आज यूजीसी से हमें फंड 6.41 करोड़ का फंड जो हमें मिलने वाला है, जिसको यूजीसी वापस से कंटिन्यू करने वाला है, उसका मेंशन नहीं है। जब तक जेएनयू में टोटल फी रोल बैक नहीं होगा, तब तक छात्र सड़कों पर उतरता रहेगा और यानी स्टूडेंट की तमाम मांगों को एक तरह से माना नहीं गया है। अभी कहीं ना कहीं तलबा में एक तरह से नाराजगी है, जिस तरह से मनीष जी हमें बता रहे हैं। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर वीके सिंह साहब, आप भी ओल्ड बॉय हैं, जेएनयू के एलुमनी हैं जेएनयू के। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि डॉक्टर वीके सिंह वकील हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, लखनऊ हाईकोर्ट के। डॉक्टर वीके सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अतार फारूकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि जेएनयू को हमेशा जिस नजर से पूरे मुल्क में देखा जाता है, और एक जो अपर लेवल की यूनिवर्सिटी खासतौर से इंडिया में है, उनमें से एक तरह से शुमार होता है, और जिस तरह का हॉस्टल मैनुअल तैयार किया गया था, जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, अतार साहब, क्या आपको लगता है कि आजाद ख्याली थी, जेएनयू हमेशा आजाद ख्याली के लिए जाना जाता था, आपको क्या लग रहा है कि आजाद ख्याली पर एक तरह से बंदिश लगाई जा रही थी, या फिर तहजीब के नाम पर एक तरह से कहीं ना कहीं कदगन लगाया जा रहा था जेएनयू में? देखिए, अगर आप मुझे
2-3 मिनट का वक्त दें जी जी बिल्कुल। तो मैं चंद बातें पर्सपेक्टिव को क्लियर करने के लिए कहना चाहता हूँ। सबसे अहम बात तो यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है उसमें 75% या उससे भी ज़्यादा हिस्सा JNU का है। अगर 69-70 जो भी साल है, जिस साल JNU बना, अगर उस वक्त JNU नहीं बना होता तो आज भी आपके पास वही जो 30, 40, 50, 100, 200 ब्रिटिश खानदान थे, अंग्रेजों के पाले हुए खानदान थे, तो उनके बच्चे वही दून स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ के आ रहे होते। तो जो JNU का कंट्रीब्यूशन है कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल और पब्लिक लाइफ के लिए, वो इतना बड़ा है कि अगर उसको आप अलग कर देंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। JNU इतना कंट्रीब्यूट क्यों कर सका, उसकी बड़ी वजह यही थी कि JNU में ऐसा माहौल बनाया गया, खास तौर पे फीस का, कि वो जो टैलेंट है वो इसकी परवाह किए बगैर कि वो फीस पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो JNU आता था। जैसे हमारे दोस्त जो बहुत ज़माने तक BBC में रहे, जय सुशील, उनकी एक जो पोस्ट है वो सारी दुनिया में गर्दिश कर रही है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि किन मुश्किलात से गुजर के वो JNU में आए। कभी बस स्टैंड पे सोए, कभी किसी दोस्त ने खाना खिलाया, और अब वो BBC को छोड़ने के बाद भी खुद एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी बीवी एक बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो ये सब जो JNU को जिन लोगों ने बनाया, तो उनके जहन में ये था कि वो किस तरह का इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। वो बिल्कुल एक ऐसा नए तरह का इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जो नए हिंदुस्तान की सेंसिबिलिटीज को अपने अंदर समा सके। वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे थे कि जो ऑक्सब्रिज की पुअर कॉपी हो। तो इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए। और इसी वजह से ये जो आप हॉस्टल मैनुअल की बात कर रहे हैं और जो JNU की कैंपस लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वो उसके बगैर उस तरह का JNU, उस तरह का डिस्कोर्स पॉसिबल ही नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत की कितनी दिलचस्पी है JNU में, और जो कुछ JNU में हो रहा है वो वाइस चांसलर कितना हुकूमत से पूछ के कर रहे हैं और कितना वो खुद कर रहे हैं। लेकिन जो JNU हमने देखा, मैं वहाँ 86 से 95 तक था, और जो हमसे पहले के लोग भी बताते हैं, तो बहरहाल हमारे ज़माने में भी ये था 12-13 साल तक कि अगर कोई धरना होता था तो उसमें वाइस चांसलर आके बैठ जाया करते थे। कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने हमारे ज़माने में आग लगा ली, तो वाइस चांसलर वाई के अलग साहब थे, वो खुद वहाँ पहुँच गए। तो JNU कोई हवा में नहीं बना है। इसके जो कोर्सेज हैं, जो अपनी तरह के बिल्कुल नए कोर्सेज थे जब बने थे, और हिंदुस्तान की तो क्या दुनिया की कम यूनिवर्सिटीज उनका मुकाबला कर सकती थी। तो ये सब चीज़ें हवा में नहीं बनी हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बनी हैं उसी डिस्कोर्स से जो हिंदुस्तान की बदलती हुई रियलिटीज को समझता था, और वो ये समझता था कि जो हमारा टैलेंट है वो उतनी फीस पे नहीं कर सकेगा। तो ये तो एक बात हुई। एक जो अहम बात है इस फीस की सारी बहस में जी, वो एक पर्सपेक्टिव है जो शायद हम भुला बैठे हैं। जब लिबरल पॉलिसीज परकुलेट होना शुरू हुई तो 94 और 95 के आसपास पहली दफा ये बहस उठी थी कि फीस को बढ़ाया जाए जी। तो उसमें जो JNU से हमदर्दी रखने वाला एक तबका था, उसने ये कहा कि भाई अगर आपको बहुत परेशानी है और आपने लिबरलाइजेशन हो गया है, और अब आप कहते हैं कि मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक ये सिस्टम बना लीजिए कि जो बच्चे यहाँ आते हैं आप उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, और एक उसकी थ्रेशोल्ड तय कर दीजिए कि अगर कोई IAS का बच्चा आ रहा है, कोई IPS का बच्चा आ रहा है, या वो किस तरह के स्कूल से आ रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर JNU आने से पहले किसी ऐसे स्कूल से आ रहा है जहां वो 1 लाख और 1.5 लाख रुपए साल फीस पे करता था, वो दून स्कूल से आ रहा है, वो वेलेन से आ रहा है,
वो शेरवुड से आ रहा है, तो उससे आप फीस ले लीजिए। तो ये जो फीस का सारा मामला है, अगर आपको ये लगता है कि बदलते वक्त के साथ कुछ फीस के साथ आप कुछ तब्दीली करना भी चाहते हैं, तो इसको माइंडलेसली न करके जो जेएनयू की ट्रेडिशन है, आप सबसे बात करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, जो टीचर्स हैं जिनमें बड़ी तादाद पुराने स्टूडेंट्स की है, आप उनसे बात करें। लेकिन ये जिस तरह से ये जेएनयू का मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। ये जो वाइस चांसलर साहब कर रहे हैं, पहले मुझे नहीं लगता कि लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी कदम उठाए जा रहे थे ये सब तलबा के लिए उठाए जा रहे थे। मैं मशकूर आपके पास आना चाहूंगा। मशकूर उस्मानी, जेएनयू में जिस तरह से पिछले 15-20 दिनों से चल रहा था, पिछले 2 हफ्तों से चल रहा था, क्या आपको लगता है कि मामला सिर्फ फीस तक या हॉस्टल मैनुअल तक था, या इसके पीछे आप कुछ और कारफरमा देखते हैं? से पहले तो मैं जेएनयू के तमाम छात्रों के साथ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सॉलिडरिटी पेश करता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने लगातार पिछले 2 हफ्तों से इस लड़ाई को जारी रखा। और जब उनके कैंपस में कॉन्वोकेशन के दिन उपराष्ट्रपति महोदय आ रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर आ रहे थे, वहां पे उन्होंने बहुत ही पीसफुल वे में प्रोटेस्ट को अपना दर्ज किया। हालांकि उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए गए और पुलिस ने बर्बरता भी की, लेकिन स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बिल्कुल पीसफुल वे में था और उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर से मुलाकात की, मेमोरेंडम दिया और सारी बातों को रखा। ये जो एक ट्वीट आया है, उसके बाद से एक मीडिया में एक नया डिस्कोर्स खड़ा हो गया है और वो डिस्कोर्स को समझने की जरूरत है। ये एक लॉलीपॉप दिया गया है, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे मनीष जी कि किस तरह से जो है एक लॉलीपॉप दिया गया छात्रों को। मैं आप बताऊं, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जो फी जो हाइक हुआ है वो 300% हाइक हुआ है और 300% का 50% कम किया गया। मतलब आपने अभी भी 150% हाइक किया हुआ है। जहां पे 10 रुपए फीस थी वहां अभी भी 150 रुपए है। आपने पहले 300 की, अब वो 150 रुपए है। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल आप स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मालूम है कि जहां पर पहले उसे 120 रुपए शेयरिंग रूम का किराया देना पड़ रहा था पर मंथ का और 240 रुपए सिंगल रूम का किराया देना पड़ रहा था, वहां जब बढ़ने के बाद जब फीस बढ़ गई तो 3600 और 7200 हो गए। तो 3600 का आधा 1800 देना पड़ेगा, 7200 का आधा अब आपको 3600 देना पड़ेगा। तो फी हाइक तो 150% फिर भी है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि ये बहुत समझने की जरूरत है कि प्रशासन बच्चों से क्या चाहता है, क्यों दमनकारी नीति को प्रशासन लगातार अपनाता जा रहा है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये बात जेएनयू तक सीमित नहीं है, ये बात डीयू तक भी है, बीएचयू भी है, ये बात हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक है। अब गौर से देखिए कि किस तरह से शिक्षा के ऊपर जो बजट जो खर्च करती थी सरकार, उसको किस तरह से कम किया गया है। 2014 में यह बजट 6.15% था और आज जो आखिरी जो बजट जो खर्च किया जा रहा है वो 3.7% है। तो आखिर क्यों 50% से के आसपास जो है शिक्षा के ऊपर जो बजट खर्च किया था उसमें कटौती हुई? आखिर क्या वजह है? कहीं ना कहीं जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो शिक्षा का बाजारीकरण हो पाए, उसका प्राइवेटाइजेशन हो। साथ ही साथ जो लाइब्रेरी के ऊपर जो टाइमिंग को लगाया जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम ये कहते हैं कि भारत देश जो है विश्व गुरु है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हम इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे कि अपनी लाइब्रेरियों को 11 बजे ताला लगा दें? मतलब ये बड़े हैरानी की बात है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 2-3 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है कम से कम। हालांकि होना तो यह चाहिए कि 24 घंटे लाइब्रेरी की फैसिलिटी तमाम छात्रों को मिलनी चाहिए, जिसको जब पढ़ने की मर्जी करे तब पढ़े। अब आप बात करेंगे सेफ्टी की, जेएनयू हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये सब रेसिडेंशियल कैंपस है। छात्र इसी कैंपस के अंदर रहते हैं, इसी कैंपस के अंदर खाते हैं, इसी कैंपस के अंदर सोते हैं, यहीं की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। कोई भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानबूझकर ये जो टाइमिंग जो कर्फ्यू, बस 10 सेकंड और दीजिए, कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है इसको सोचने की जरूरत है। जितना बजट हमारे यहाँ एक सेंट्रल पब्लिक फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, उतना बजट विदेश में यूरोप के अंदर एक लाइब्रेरी का है। आप ये देखिए, एक बहुत मशहूर शख्स ने यह बात कही थी कि गिव मी अ लाइब्रेरी एंड आई विल बिल्ड यूनिवर्सिटी अराउंड इट। कितनी बड़ी बात है। और उस लाइब्रेरी के ऊपर जो है हम कर्फ्यू और टाइमिंग लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मशकूर, इस पर हम और बात करेंगे। मेरे साथ अभी डॉक्टर वीके सिंह बहुत देर से वेट कर रहे हैं और मनोज भट्ट जी भी वेट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीके सिंह आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है
क्योंकि एक लंबा पीरियड आपने जेएनयू में गुजारा है और आज जिस आला मकाम पर आप हैं इसी इदारे और इसी जेएनयू की देन है। सर, क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फीस का जो कदम उठाया फीस बढ़ाने का, क्या वाकई में ये वक्त की एक तरह से मजबूरी थी? और जो कैंपस को लेकर या हॉस्टल मैनुअल जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया था, क्या इसकी भी जरूरत मौजूदा वक्त में एक तरह से महसूस की जा रही है? वीके सिंह साहब। नहीं, जहाँ तक मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जी जो इधर तमाम शर्तें आयत की गई हैं उनका पूर्णतया समर्थन तो नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है चीज़ों को। हमारे कई एक वरिष्ठ साथी भी इसमें दिख रहे हैं आपके पैनल में। मैंने 93 में प्रवेश लिया था विश्वविद्यालय में। 93 में प्रवेश लेने के समय फी स्ट्रक्चर कमोवेश यही था, 10 रुपये फीस हम लोगों की उस समय भी थी, और हमारे ख्याल से वो 88 से 10 रुपये सिंगल सीटेड और 20 रुपये 20 रुपये सिंगल सीटेड और 10 रुपये डबल सीटेड की फीस थी। थोड़ा सा व्यवहारिक नज़रिया की है, लेकिन ये थोड़ा सा म्यूचुअल डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए था और इसको इस लेवल पर ले भी नहीं जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को भी। तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा मिसहैंडलिंग तो हुई, लेकिन इधर देखने में ये आया है कि जैसा अभी एक हमारे और भाई ने इसमें कहा कि जब हम लोग उस समय एजुटेशन लेट 80s या अर्ली 90s में करते थे तो वाइस चांसलर साहब आ जाया करते थे। अलग साहब की बात की, मैं भी उस समय विश्वविद्यालय का हिस्सा था। तो अलग साहब के समय या उसके पहले उस समय विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ करीब 2500 थी। आज की विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ 12000 के करीब है। तो स्ट्रेंथ की संख्या ही नहीं बढ़ी हुई है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। जो म्यूचुअल इंटरेक्शन का लेवल था वो अब नहीं है, क्योंकि देखिए आज के समय में हम सोशल मीडिया, सोशल गैजेट और लैपटॉप तमाम सुविधाओं के जो अत्याधुनिक हमारे सुविधाएं उपलब्ध हैं उससे भी जुड़े हैं। और मैंने देखा वहाँ पर, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं भी गया था, मैं अगस्त में विश्वविद्यालय में मैं एक रात गेस्ट हाउस में रुका भी था। बड़े हैरानी इस बात की हुई कि लोगों में, मेरा ख्याल है वहाँ पर 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स इन सब की संख्या काफ़ी, मतलब स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ पर काफ़ी परिवर्तन आया। लेकिन ये फीस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए थी, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत थी। और रोल बैक जो किया है वो हमारे ख्याल से ये बेहतरीन व्यवस्था है इसमें जो विश्वविद्यालय की तरफ से की गई है। अब आप एजुटेशन के स्तर पे जिस स्तर पे ले गए हैं, अगर उसको इशू बनाना चाहते हैं तो ये इशू बनाया गया है। डेफिनेटली ये इशू एक बड़ा इशू के तौर पर अलग अलग विश्वविद्यालयों का, अभी एएमयू के हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी इसी तरह के बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, विश्वविद्यालय और छात्रों और शिक्षा एक सबसे बड़ा अहम जरिया है किसी भी देश और किसी समाज को आगे बढ़ाने का। इससे बड़ा कोई जरिया हो नहीं सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 88 में जो 10 रुपए और 20 रुपए जो फीस हुआ करती थी, अब 2019 में तो मेरे ख्याल से वो एक तरह से जायज नहीं है। अगर इसमें कुछ मेरे ख्याल से बढ़ाया जाता, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाना था, और जिस तरह से जमीन से आप आसमान पर लेके चले गए, ये चीज तो कहीं ना कहीं नाजायज थी। जी, मैं मनोज भट्ट जी सर आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि मनोज जी आप एकेडमिक से ही जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अचानक इतनी ज्यादा फीस बढ़ाने की बात हुई, हालांकि अब इसे वापस ले लिया गया है। दूसरा जो बड़ा इशू है वो हॉस्टल मैनुअल का, क्योंकि जिस वक्त आप लोग रहे होंगे उसके मुकाबले में आज के माहौल में तो बहुत ज्यादा फर्क आया होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जेएनयू जैसे इदारे में क्या वाकई में इस हॉस्टल मैनुअल की जरूरत थी या है, जिसका ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया था? भट्ट साहब। ठीक है, भट्ट साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं अमित सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, जो बात यहां पर डॉक्टर वीके सिंह कह रहे थे और अतहार साहब ने भी वही बात कही, और जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं 88 के बाद 2019 एक लंबा गैप हो गया है।
10 और 20 रुपए से ये फीस, जाहिर सी बात है कि एक जरूरत होती है उस इदारे की, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा एक अगर इजाफा किया जाता तो हो सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंतजामिया की तरफ से इसमें एक बड़ा इजाफा किया गया था और एक तरह से अमित जी तलबा को और स्टूडेंट को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मैंने भी जेएनयू में 99 में एडमिशन लिया था, उसके बाद 2009 में मैंने पीएचडी जमा की, तो 99 में भी 10 रुपये और 20 रुपये ही फीस थी, जो हमारे सीनियर ने बताया है कि 88 में भी वही था। तो पिछले 20-25 सालों से जेएनयू ने फीस बढ़ाई नहीं, ना तो मेस या हॉस्टल के चार्जेस बढ़ाए और ना ही ट्यूशन फी में बढ़ोतरी की। लेकिन 20-25 साल की गलती आप अचानक से ही एक दिन सुबह खड़े होकर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, और उसके लिए जो भी तरीका जेएनयू ने अख्तियार किया वो सही नहीं था। छात्रों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, और एक मुश्त में इतना पैसा बढ़ाया जाना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। आप धीरे धीरे अगर बढ़ाते तो अच्छा होता। अब पिछले 20-30 साल की गलती एक दिन में नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं हॉस्टल मैनुअल पे दोबारा से आना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी जो जेएनयू ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, तो उन्होंने जो 150 और 300 रुपए किए हैं वो सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं है। और शायद इसी वजह से जेएनयू में अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। हॉस्टल मैनुअल का भी जो आप बोल रहे थे, हॉस्टल मैनुअल नो डाउट विड्रॉ हुआ है, लेकिन जो हमारे सीनियर वीके सिंह साहब बैठे हैं, 1988 में भी यही मैनुअल था, मैं जब आया वही मैनुअल था। क्योंकि रात के 11 बजे के बाद अगर आपके रूम में कोई भी गेस्ट मिलता है वार्डन चेकिंग के दौरान, अगर आपने उसको गेस्ट डिक्लेयर किया है तो आपको सर्टेन चार्ज देने पड़ते थे। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है वार्डन के पास तो आपके ऊपर फाइन लगता था। तो ये पिछले कई सालों से ये हॉस्टल मैनुअल चल रहा है, लेकिन उस समय शायद स्टूडेंट्स ने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन अब जब वापस से ये जेएनयू प्रशासन ने इसको रिट्रीट किया तो हंगामा अचानक से बरप गया, जो कि मुझे लगता है पिछले कई सालों से वीके सिंह भी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं, कुछ रिएक्शन। मैं सर 30 सेकंड दे रहा हूं, वीके सिंह जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमारे भाई ये सही कह रहे हैं कि 88 में निश्चित रूप से फ़ी स्ट्रक्चर यही था। 93 के तो मैं खुद ही एडमिशन वहाँ पे मैंने जब लिया तो फ़ी स्ट्रक्चर यही था 10, और आज करीब करीब 31-32 साल हो गए हैं। अगर इस और भी जगह से अगर आप देखेंगे किस तरह से चीज़ों का डिवैल्यूएशन हुआ है, रुपीज़ का हुआ है, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत गैर वाजिब नहीं लगेगा। लेकिन यह है कि इससे जो रोल बैक किया गया है वो बेहतर है, क्योंकि इतना इकट्ठे नहीं होना चाहिए था। एक मुश्त करना तो उचित नहीं है। जहां तक ये केवल वीपीएल उस पर की बात की, इसका मैं समर्थन करता हूं। कारण ये है कि आप जेएनयू के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, वहां पर जो इस समय वहाँ का जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, उस पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अदर कहिए, तो एक बड़ा तबका जो है वहाँ पे सब हायर पावर्टी लेवल के है। डिप्रिवेशन पॉइंट्स जो हमारे लाए गए हैं निश्चित रूप से उनको बेनिफिशियल वो देना होगा। वहाँ पे एक चीज़ और है, आप ये देखिएगा कि वहाँ मेरिट का स्कॉलरशिप का भी एक प्रोविजन ये बिलो पॉवर्टी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए था, या जिनका इकोनॉमिक स्टेटस एक निश्चित उससे कम था उनके लिए अवेलेबल था। तो ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट कम स्कॉलरशिप का प्रोविजन भी था, और इसको इन्हांस करना चाहिए रादर। इसके वो जो ये रिवीजन किया गया है हॉस्टल और मेस और इसके करस्पॉन्डिंग रूप से इसका इन्हांसमेंट जरूरी है। सीधे डॉक्टर मनोज भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। सर आप एकेडमिक से लग रहा है मनोज जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हो, मैं अतार फारूकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, जो मैनुअल तैयार किया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं इंतजामिया तलबा के भलाई के लिए और अच्छाई के लिए सोच रहा था। आखिर तलबा इन बंदिशों से आखिर इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मैं एक तो पहले ये कहूं कि अभी एक स्पीकर ये कह रहे थे कि वो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जब वो पढ़ते थे तो वो एमए से लेके और एमफिल पीएचडी तक थी। लेकिन ये है कि वो जो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप थी वो सिर्फ एमए के लिए थी, और एमफिल और पीएचडी के लिए
जो स्टूडेंट्स थे उन्हें या तो जीआरएफ देना पड़ता था, और अगर जीआरएफ नहीं होता था उनके पास तो उनका हाल बिल्कुल, जो गरीब घरानों से लड़के आते थे उनका हाल बहुत खराब होता था। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो हॉस्टल मैनुअल है ये किसी क्लर्क ने बनाया था। जब यूनिवर्सिटी बनी होगी तो उस जमाने में भी ऐसा ही था, कुछ इसमें ज्यादा फर्क नहीं था, मगर उसमें ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि तकरीबन जोर नहीं दिया जाता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कंटिन्यू कीजिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हॉस्टल्स में डिबेट और डिस्कशंस करते थे तो उसमें क्या परेशानी है 11 बजे के बाद डिबेट और डिस्कशन करने में? और अगर कुछ हमारे साथी हैं जो जिनको दाखला नहीं मिला है, फेल हो गए हैं, या किसी का पीएचडी खत्म हो गया है, किसी ने एक कोर्स कर लिया है, वो अगर वहां रह रहा है और यूनिवर्सिटी उन्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसमें कौन सी कयामत आ गई? जहां तक फीस का मामला है तो ये तो ठीक है कि वो 69-70 से लेके और 2019 तक दुनिया बहुत बदली है, मगर मुझे ये बताइए कि जो गरीबी है, जो उसमें कितना फर्क आया है? जो गरीब तबका 69 में जेएनयू आता था जय सुशील की तरह और हम जैसे लोगों की तरह, क्या उनके हालात बैक होम बदले हैं? क्या उन मजदूरों के हालात इतने बदले हैं कि वो आप उनसे ये कहें कि भाई अब दुनिया बदल गई है तो अब आप भी बदली हुई दुनिया के हिसाब से पैसे दें? ये मेरे ख्याल में सब एब्सर्ड लॉजिक है और जिसका कोई मतलब नहीं है। जेएनयू का अपना इथॉस है। जेएनयू में हम लोग रातों को डिस्कशन करते थे, हॉस्टल्स में एक तरह का माहौल था, और जिस तरह की सारी बेहूदगियाँ और बदतमीजियाँ दूसरी जगहों पे होती हैं जो अखबारों में रिपोर्ट होती हैं, ऐसा कभी कोई किस्सा आपने नहीं सुना होगा। जीएस कैश बनाने वाला, जेंडर सेंसिटिव कमेटी बनाने वाली जेएनयू पहली यूनिवर्सिटी थी, तो आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही रहने दीजिए, उसको यूनिवर्सिटी ही की तरह चलाइए, और जिस इथॉस के साथ उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था उस इथॉस को समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर मनोज भट्ट जी बहुत देर से क्योंकि वेट कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ टेक्निकल सर प्रॉब्लम आ जा रही है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। मैं मनोज भट्ट जी, क्या सर आपको लगता है कि तलबा पे किसी तरह का प्रेशर ना हो, उन पे किसी तरह की बंदिशें नहीं होनी चाहिए? जेएनयू आजादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी जानी जाती रही है, और वही आजादी तलबा को आज भी मिलनी चाहिए। जिस माहौल में जिस तरह से अतहर साहब बता रहे थे या वीके जी बता रहे थे कि जिस माहौल में वो लोग रह चुके हैं। देखिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज, अगर आप जेएनयू की फेलोशिप का हम गुणगान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जेएनयू की फेलोशिप जो है वो अपने आप में हमें पूरे राष्ट्र के बारे में और समूचे विश्व के बारे में सोचने की बात करती है। अगर हम एजुकेशन पे जो हमारा बजट है वो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए नहीं हुआ करता, वो एजुकेशन का बजट प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी है और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी है। और दूसरी चीज, जेएनयू हम आइलैंड ऑफ सक्सेस नहीं बनाने वाले। आप ये याद रखिए, 95% ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। आपको अगर शिक्षा पे विकास करना है तो समस्त यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचना होगा। मैं भी जेएनयू का एलुमनाई हूं और मैं भी ये बता दूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 30-30, 40-40 साल पहले भी जो फी ली जा रही थी आज भी वही ली जा रही है। और जो 300 और 400% कहा जा रहा है, 300-400% इसलिए हो जाता है कि अगर मैं 1 रुपए को 3 रुपया करता हूं तो दैट बिकम्स 300%। इसका लेकिन वहीं पे अगर 1 लाख रुपए को मैं 1,10,000 करता हूं जबकि 10,000 बढ़ाए तो वो हो जाता है 10%। सो परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं हुआ करता। देखिए, फी का स्ट्रक्चर के साथ साथ ये एक बात को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात लाइब्रेरी के लिए कही गई, मुझे यह बताया जाए, जब आज पूरी दुनिया गुटेनबर्ग प्रिंसिपल पे चल रही है, गुटेनबर्ग में आप जे स्टोर है, सारी चीजें ऑनलाइन लाइब्रेरीज की तरफ दुनिया जाती जा रही है। मैक्सिमम जर्नल्स फ्री होते जा रहे हैं। मैं भी एकेडमिक लाइन में हूं।
आपके एल्जीवियर का सब्सक्रिप्शन है, आपके नॉर्टन का सब्सक्रिप्शन है, ब्लैकवेल का है, विली का है, सारे पब्लिकेशंस आपके ऑनलाइन हो गए हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं लाइब्रेरी भी खुली रहे। आपको भी मालूम है किस तरह से पढ़ाई होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मुझे भी ये बात वीके सिंह साहब ने बिल्कुल सही कही, जब वो पढ़ा करते थे उस जमाने में छात्र कितने गरीब हुआ करते थे। दुनिया भर के अंदर जितनी लाइब्रेरी है उन तमाम लाइब्रेरियों को बंद कर दिया जाए। माइक बंद है ना, माइक बंद है। आप यही कहना चाह रहे हैं? बंद कोई नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तमाम लाइब्रेरियों उन तमाम लाइब्रेरियों में ताला लगा दिया जाए। मतलब चलेंगी। और दूसरी चीज नहीं आप यही कहना चाह रहे हैं क्या ऑनलाइन जेएनयू के अंदर जेएनयू में ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है कि जेएनयू की लाइब्रेरी रात में बंद हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं देना चाहते, हर वक्त यही है। आइलैंड ऑफ सक्सेस नहीं बनेगा, आइलैंड ऑफ सक्सेस नहीं बनेगा। मेरे ही डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का मैं हूं उसी डिपार्टमेंट से आपके अभिजीत विनायक बनर्जी निकले हैं। ये मैं उसके बावजूद मैं ये बात बता दूं कि इस तरीके से आप आइलैंड नहीं बना सकते। और दूसरी चीज, आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर सारा पैसा एक ही जगह फंड करना है, ठीक है, वहां के स्टूडेंट्स का कल्चर रहा है स्ट्राइक का, मैं भी अच्छा मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। आज वो जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर कोई इतना सेल्फिश हो जाना कि जेएनयू के लोग इतने कभी सेल्फिश नहीं हुआ करते थे। जेएनयू के लोग वो हुआ करते थे जो पूरे देश के बारे में सोचते थे। जेएनयू के लोग वो हुआ करते थे जो समूचे विश्व के बारे में सोचा करते थे। आज इतनी सेल्फिशनेस की सिर्फ जेएनयू के बारे में सोचा जाएगा। ये डाटा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही प्रोवाइड कर रहा है कि 50,000 रुपए से कम मंथली इनकम वाले लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जेएनयू को ही फंडिंग दी जाएगी। 6,000 रुपए से कम मनोज जी बात हो गई। मैं मशकूर आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले मनीष जांगड़ आपके पास आना चाहूंगा। मनीष, क्योंकि मैं जेएनयू के बहुत से स्टूडेंट के बयान सुन रहा था, लगातार रिएक्शंस आ रहे थे। वहां पर तलबा ने कहा कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी जेएनयू में अब इंटरफेयर कर रही है। वो नहीं चाहती कि जो जेएनयू का जो डेकोरम है, जेएनयू के जो हालात हैं, जो एनवायरमेंट है, वो एक तरह से ठीक रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार भी कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर रही है? नहीं, मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी सम्मानीय सीनियर जो जेएनयू के उनका मैं यहाँ से उनको नमन करता हूँ। सरकारें आपको एक बात बता दूं, जिन पॉइंट्स पर यहाँ डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि लाइब्रेरी रात में बंद हो जाएगी, ऐसा कोई सर्कुलर जेएनयू का नहीं है। जो बात कर्फ्यू की है वो पहले से खंडन हो चुकी है। और जो आप रूम रेंट 10 रुपए से 300 रुपए की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आप देखेंगे कि जेएनयू के छात्रों को, जो दिल्ली, जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली में है, वहां पर पानी और बिजली का बिल उसको देना है। दूसरी बात, सर्विस चार्ज के नाम पे 1700 रुपए यूटिलिटी चार्जेस सर्विस चार्जेस के नाम पे देना है। क्या एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला स्टूडेंट वहां के कर्मचारियों का वेतन क्या स्टूडेंट देगा? जो बड़ा मेजर फैक्टर है, जो मेस बिल 2500 रुपए में, जो एमसीएम 2000 रुपए जेएनयू के छात्रों को मिलता है। बहुत से ऐसे छात्र जेएनयू में जो मात्र अपनी 2000 रुपए की 2000 रुपए मिलने से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। आज उन स्टूडेंट को लगभग 6 से 8,000 रुपया एक महीने का देना पड़ेगा। तो आप इस परसेंटेज को देखिए, क्या एक छात्र 6 से 8,000 रुपए कहां से लाएगा? जेएनयू में इसी साल एक नया अचीवमेंट आया है कि वहां पर गार्ड की नौकरी करने वाला, 3 साल वो गार्ड की नौकरी किए, उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो आज जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जेएनयू में होते हैं। और जहां जेएनयू का एंट्रेंस देने वाले पूरे देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं और मात्र 8,000 छात्रों को डॉक्टर अमित सिंह, जिस तरह से मनीष, वो देश की टॉप, जिस तरह से मनीष कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मीडिया हाइक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट परेशान होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक लंबा गैप हो चुका है? एक लंबा गैप हो चुका है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से मजबूरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। जो लोग जेएनयू से, अमित जी, डॉक्टर अमित में जेएनयू का नाम कर रहे हैं और जो राष्ट्रवाद की अलग, ठीक है मनीष बात हो गई, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं जी। करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बोला है कि फीस नो डाउट 30 साल से नहीं बढ़ी है और अब अचानक से बढ़ गई है। स्टूडेंट चिल्लाएंगे। जेएनयू ने जो प्रोसेस अख्तियार किया वो प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं था। वो डेमोक्रेटिक वे में जाना चाहिए था, छात्रों से बात करनी चाहिए थी और एक मुश्त में, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो छात्र 2500 से 3000 रुपए में अपनी गुजर बसर जेएनयू में कर रहा था, कहीं ना कहीं 6 से 7 हजार रुपए महीना
उसको अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये जो सुनने में आ रहा है कि बिजली और पानी का भी जो एक्स्ट्रा बर्डन यूटिलिटी चार्जेस के नाम पे डाला जा रहा है, या हर रूम के बाहर मीटर लगने की भी बात आ रही है कि बिजली का मीटर लगा दिया जाएगा तभी आप यूटिलिटी चार्ज देंगे, तो वो गलत है। क्योंकि जेएनयू का एक स्ट्रक्चर है, एक रूम रेंट है, या फिर अगर मेरे रूम के बाहर कोई मीटर लगा दे तो क्या जेएनयू कई ऐसे छात्रों को एयर कंडीशन लगाने के लिए भी अलाउ करेगा क्या? क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, आई कैन अफोर्ड ऑल दीज यूटिलिटीज और मैं अपना बिल दे रहा हूं तो मुझे लगाने दीजिए, तो वो नहीं होने वाला है। तो आपने अमित जी, बढ़ाया, वो चलेगा, लेकिन आप उसी वक्त जेएनयू में थे जब मैं था। जी अमित जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, लेकिन जेएनयू में लैंग्वेजेस को छोड़ दें तो बाकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप आज 36,000 हो गई है। 36,000 रुपए महीना मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप को, यूजीसी की फेलोशिप मैंने ली है। 36,000 रुपए महीना देने कमाने वाला लड़का, और जेएनयू में लैंग्वेजेस को छोड़ दीजिए तो बाकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इतना पैसा नहीं दे सकते तो ये लानत है। आप पढ़ाई किस तरह कर रहे हैं? क्या आपको फेलोशिप कोई नहीं मिलती? बहुत सारी फेलोशिप्स हैं से काटा जाता था। तो जो ऑलरेडी फेलोशिप है, जो ऑलरेडी 36,000 रुपए जिसको मिल रहे हैं वो 6 से 7,000 रुपया एचआरए का यूनिवर्सिटी को दे रहा है। टेक्नोलॉजी। ठीक है, अतार फारूकी साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अगर इतने अच्छे पढ़ने में, ठीक है, अगर आप लोग इतने अच्छे अमित जी बात हो गई। मैं मनोज जी फिर आ रहा हूं आपके पास। जी, अतार फारूकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, नहीं मिलती मुझे फेलोशिप मिली है, आपको फेलोशिप नहीं मिलती? जी, मैं सिर्फ, जी सर, मैं 2-3 बातें कहनी चाहता हूं। मैं एक मिनट का समय लूंगा कि ऑनलाइन, मैं वीके जी आ रहा हूं, समय मुझे दीजिए। मैं आ रहा हूं, वीके जी आ रहा हूं, जब बात पूरी हो जाने दीजिए अतार जी की। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी हमारे दोस्त ने कहा कि ऑनलाइन जर्नल्स और दूसरी चीजें अवेलेबल हैं। मुझे खुशी होगी अगर यूनिवर्सिटी उन सब का एक्सेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दे। वो ये तो उन्होंने कह दिया कि वो सारे जर्नल्स, उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स के नाम लिए कि वो उनका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है या ऑनलाइन वो अवेलेबल है, और उनका सब्सक्रिप्शन कितना ज़्यादा है, और उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि उनको लाइब्रेरीज अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो ये एक यूटोपियन वो है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही है कि कुछ लोगों को 30 और 35 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, जेआरएफ मिलता है, उसके अलावा भी दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप उनके बारे में सोचिए कि जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, तो आप जिसे वो कहते हैं हिंदी में कि आप सावधान 27 सिर करेंगे, तो फिर जनाब ये नहीं चलने वाला है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं इसके बाद मुझे मौका मिले या ना मिले, कि जो लोग जेएनयू के इथॉस को समझना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मिसाल ये है कि हम लोग जो बस हमारे यहाँ से चलती थी 615, जब वो बदतमीजी करता था तो हम उससे नहीं झगड़ा करते थे, लेकिन हमने सारी कोशिश के बावजूद इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में जेएनयू आना चाहती थी तो हमने उनके जितने दांत खट्टे किए वो लोगों को नहीं भूलना चाहिए। बहुत 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 अच्छा। मैं वीके सिंह जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद मशकूर मैं फिर आपके पास भी आ रहा हूं। वीके सिंह जी मैं मनोज जी मैं आ रहा हूं क्योंकि पहले सेगमेंट में आपको मौका नहीं मिला, तो मैं आ रहा हूं। वीके सिंह जी एक 30 सेकंड चाह रहे हैं। वीके सिंह जी, जो अब तलबा पर थोपा जा रहा है कि 11 बजे तक आपको रूम में वापस आना है, आप अगर लाइब्रेरी गए हैं तो 11:30 तक वापस आना है, ये क्या आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट पर यह थोपा जा रहा है? ये गलत है, ऐसा कोई चार्ज है ही नहीं वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है, वो विड्रॉ हो चुका है, जो भी था कर्फ्यू था वो विड्रॉ हो गया, वो आज केस में विड्रॉ हो गया है, और ऐसा सर्कुलर लाइब्रेरी से वापस आने का नहीं है। लाइब्रेरी जेएनयू में 24/7 है, और कुछ रीडिंग रूम ऐसे हैं जो होली, दिवाली, नेशनल जो अपने हॉलीडेज होते हैं उन पे भी खुलता है। तो लाइब्रेरी ओपनिंग पे कोई डिबेट डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वीके सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जी जी वीके सिंह जी। नहीं, मैं इसमें बस थोड़ा सा ही कहूँगा। अभी हमारे भाई एक बता रहे थे, मैं इत्तेफाक रखता हूँ उनसे। मैं केवल एक 2-3 पॉइंट इसमें कहूँगा कि जैसे अभी एक जब उस पर यह बात आई थी कि जो रोल बैक हुआ है वो केवल बीपीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हुआ है।
तो ये जस्टिफाइड नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ इस डिमांड को। ये डिमांड पॉपुलिस्ट उस पर तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये वाजिब नहीं है। कारण उसका ये है कि जैसे अभी हमारे बंधु ने बताया इसमें कि जो एमसीएम स्कीम है बीए के लिए, जो हमारी जानकारी में है वो 2500 करीब इस समय है, एमए की 4500 और एमफिल और पीएचडी की 5500 रुपए है। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो सीएसआईआर और यूजीसी के फेलोशिप है वो जेआरएफ की करीब 36,000 और एसआरएफ की करीब 45,000 रुपए पर मंथ है। और एकदम गलत बोल रहे हैं आप, डेटा गलत है। चलो थैंक यू, मैं स्टेट करेक्टेड। मैं हो सकता है फिगर जो हमको चूंकि अरसा गुजर गया, किसी ने बताया आपके ही उसमें, तब बीए और एमए को 2000 रुपए मिलता है, उस पे रेक्टिफाई कर ले रहा हूं, के बेसिस पे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर अगर आप ये कहेंगे कि जिस तरह से ये रोल बैक किया जा रहा है, ये रोल बैक का सपोर्ट नहीं करता हूं पूरी तरह से। आज आप ये देखें, मैं गया था, जैसे अभी बताया कि यहाँ 615 नंबर की बस से हम लोग जाया करते थे। 615 नंबर की बस हमको लगता है कि अब शायद ही जेएनयू कैंपस में दिखती हो। उसका उपयोग कितने लोग करते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत वहां पर हमारे ख्याल से 10% लोगों के पास 4 व्हीलर है और लगभग 40 से 50% लोगों के पास 2 व्हीलर है। ठीक है, मैं मनोज भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज भट्ट जी, जो फीस बढ़ाने की जो बात चल रही थी और कई चीजों में अभी भी फीस एक तरह से पूरी तरह से घटाई नहीं गई है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन पर एक तरह का अटैक था? देखिए, अटैक इस तरह का नहीं हुआ करता। मैं मानता हूं कि प्रोटेस्ट के लेवल पे अगर आप देखें तो इतिहास में यह भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपोज कर दिया था चर्चिल का, जब वो चर्चिल जो है वो वर्ल्ड वॉर पे जा रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि वो इंग्लैंड के साथ नहीं है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सही हो गई। आज जेएनयू ने जो किया, हो सकता है आज जेएनयू जीत गया, मगर यह बहुत सेल्फिशनेस की बात है कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्हें हमेशा विश्व चिंता रहती है, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्हें हमेशा राष्ट्र की चिंता रहती है, जो हर गरीब को देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गरीब को भी देखते हैं, बिहार के गरीब को भी देखते हैं, असम के गरीब को भी देखते हैं, आज वो सिर्फ इतने सेल्फिश हो गए कि सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं। जबकि खुद वो पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी है, 36 हजार रुपए की फेलोशिप उठाई जा रही है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि हम 10 रुपए नहीं दे सकते। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि नहीं, अगर हम मेरा 600 रुपया हो जाता है या 3600 रुपए हो जाता है, उसको रोल बैक किया जाए। ये अपने आप में स्लोगनरिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी बात बता दूं, ठीक है, मैं इस पे चाहूंगा आपका रिएक्शन। जो बात मनोज भट्ट जी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू स्टडी का सवाल है? ये उससे ज्यादा आज समझने की जरूरत है कि मनोज जी के पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं गलत है, या वो कहीं ना कहीं से मिसलीड हो रहा है। मैं रीजन बता रहा हूं उसका। पहली चीज, जिन छात्रों को, जिन स्टूडेंट को 36,000 रुपए फेलोशिप मिल रही है, वो स्टूडेंट जीआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलो कहते हैं जिनको, और जो जीआरएफ होते हैं उनको एचआर मिलता है, ठीक है। और जब अगर वो हॉस्टल का अकोमोडेशन लेते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो उनका 25 से 30% अकॉर्डिंग टू द सिटी वो उनका एचआरए करता है। हाउस रेंट अकोमोडेशन के नाम पे जो चार्ज करता है एचआरए, उनका 25 से 30% अकॉर्डिंग टू सिटी करता है। तो अगर किसी को 36,000 रुपए मिल रहा है, दिल्ली में है, तो 10,000 रुपए वो अपने तो बात कॉमन स्टूडेंट की होनी चाहिए। इनको जिसे जीआरएफ मिल रहा है, मशकूर जिसे जीआरएफ मिल रहा है, उसे क्या परेशानी होगी? चाहे 300% बढ़ा दिया जाए, चाहे 400% बढ़ा दिया जाए, कॉमन स्टूडेंट की बात की जाए, एक कॉमन स्टूडेंट की बात की जाए, जो गरीब घर से आता है, जो गांव देहात से आता है, उसकी बात की जाए। गरीबी हटाने का एजेंडा नहीं है, यहाँ डिग्री नहीं बंटने वाली। आप अगर अच्छे हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री ही नहीं मिलेगी, आपको फेलोशिप भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा। आप हायर एजुकेशन को ये नहीं है कि ये बेचारा गरीब है चलो इसे एमए करा दो, आप कैसी बात कर रहे हैं? बेचारा बड़ा गरीब है चलो इसे पीएचडी करा दो। गरीबी के हिसाब से यू हैव टू एक्सेल। फीस वहां बढ़ गई, आप एक्सेल नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी छोड़ने को मजबूर है, उसको मालूम है कि वो नहीं पढ़ पाएगा। यूनिवर्सिटी की डेटा के हिसाब से अगले सेमेस्टर में 50% स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आप इस युग में आ चुके हैं जिस युग में हमारे देश के प्रधानमंत्री अचानक से आके कहते हैं कि 500,000 रुपए के नोट जो है अब वैलिड नहीं होंगे। उसको नए नोट को छापने में 8,000 करोड़ रुपए सरकार लगाती है। तो क्या सरकार
कुछ हजार करोड़ रुपए पब्लिक फंड इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकती? अरे प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, आप जेईई की बात कीजिए, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सरकार शिक्षा को फ्री नहीं कर सकती? ये बताइए क्या दूसरी यूनिवर्सिटीज में आप अगर अपने से ऊपर की सारी यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, हार्वर्ड देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड देख लीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टर वीके सिंह, ठीक है, मशहूर बात हो गई, मनोज भट्ट जी बात हो गई, वही बात हो गई सर मनोज जी बात हो गई। मैं वीके सिंह जी, क्योंकि कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो मामला यहां पर राइट टू स्टडी का है, सवाल जो है राइट टू स्टडी का है। जो एक साल में जितना माफ किया गया कॉर्पोरेटों का पैसा, मशहूर बात हो गई। मैं वीके सिंह से मेरा सवाल है, वीके साहब से मेरा सवाल है, ठीक है, मशहूर सवाल कीजिए। वीके सिंह जी, सवाल यहां पर यही है कि पूरा मामला राइट टू स्टडी से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, जी स्टडी, राइट टू स्टडी कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। देयर इज नो फंडामेंटल राइट नोन एज राइट टू स्टडी। हम मतलब राइट टू ना ये किसी देश में नहीं है, चाहे वो इनके अर्स्टवाइल लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज तक में राइट टू स्टडी नहीं है। देखिए राइट टू एजुकेशन गलत तरीके से जेएनयू को आंक रहे हैं। भट्ट जी, वीके सिंह साहब से मुझे जवाब लेना है। एजुकेशन, ठीक है भट्ट जी, बात जय हिंद बोलने वाले ठीक है, सारे लोग खामोश हो जाइए। लास्ट कमेंट मुझे वीके साहब से लेना। जी डॉक्टर वीके सिंह 30 सेकंड दीजिएगा अबू भाई। जी नहीं, मेरा केवल इतना कहना है, केवल इतना कहना है इस समय कि हम लोगों को थोड़ा प्रैग्मेटिक सोच के साथ बढ़ना चाहिए। अगर इन्हांसमेंट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है और वो तब किया है जब 31-32 साल का एक जमाना गुजर गया है। 31-32 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हम अगर बिल्कुल जाहिर सी बात है मशहूर, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तलबा की जो कोशिश थी, उनका जो एहतिजाज था वो एक तरह से रंग लाया है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सी चीजें तलबा की मान ली है। फीस भी अब एक तरह से जो बढ़ाई गई थी उसे भी बहुत हद तक कर लिया गया, और यहां पर अब जो इंतजामिया की जो परेशानी है उसे भी एक तरह से समझा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जांगड़ जी मेरे साथ।